नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ विंडो में आपको दिख रहे हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब, और आपने हर बार उनको नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरी विंडो में है डॉक्टर विक्रम सिंह जी, एक्स डीजीपी, और अपने विचारों को प्रखरता से रखने वाले। वो दोबारा से आए हैं और मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बता दूं कि दर्शकों को हर बार जब आप कह के जाते हैं तो उनके जो कमेंट्स आते हैं उनमें ये हर बार कहा जाता है कि आप हमारा नमस्कार भी उन तक पहुंचाइए, और सब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। तो आज फिर हमको लगा कि उस पर असम जो बंगाल में हुआ है, बंगाल में इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ, बल्कि हम लोगों का इतिहास तो आपकी एक्सपीरियंस से भी कम है, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो काम हो रहा हो और जो न्यायिक अधिकारी हो उनको कब्जा कर लिया जाए, उनको ऐसा कर दिया जाए कि उन पे प्राण घातक हमले हो। और उसके बाद एनआईए जांच भी कर रही है। आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो गया है, तो उसके मायने क्या होते हैं? आम आदमी की नजर में इसको कैसे समझना चाहिए? धीरेन्द्र जी नमस्कार, और अपने सभी सुधी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आशीर्वाद कहिएगा, और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत स्नेह। मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म पे आकर के, और दोबारा मौका मिला इसके लिए हृदय से आभार। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ मालदा में, मैंने ऐसी शर्मनाक और बेहुदा घटना अपने जीवन में नहीं देखी। मैं फिर कह रहा हूं, जीवन में नहीं देखी। जिसको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन। मालदा कोई सामान्य जनपद नहीं है। बांग्लादेश सीमा से 165 किलोमीटर की दूरी है, और जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है कि पिछले इलेक्शन में जो रेशियो था जनसंख्या का 30 और 70 का था, आज 50 और 50 हो गया है। आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मालदा की सूरत और सीरत दोनों बदल दी है। और जिस तरीके से बेशर्मी के साथ और गुंडई की पराकाष्ठा, अब मैं चरणबद्ध तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे हुआ। एसआईआर जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अधिकारी कर रहे थे, उनके ऊपर न सिर्फ घेराव हुआ, और घेराव का जो सिलसिला था वो बहुत दिनों से चल रहा था। घेराव भी किया, और उसके बाद जब घेराव हुआ तो जो जुडिशियल ऑफिसर थे उसमें 3 महिला जुडिशियल ऑफिसर्स भी थी, और उसमें एक महिला जुडिशियल ऑफिसर का एक बच्चा भी था 5 साल का। और 3 बजे से लेकर के देर रात तक जो इन्होंने घेराव किया, और ये बंगाल वाले ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी, वो ये कह रही हैं कि ये तो बस अपना, अगर हमारी न सुनी जाए तो हम क्या करें, न सुनी जाए तो आप क्या गुंडागर्दी करेंगे, आप जाकर के घेराव करेंगे। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मुकदमा लिखा जाना चाहिए, रासुका के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट का रोल देख लीजिए। चीफ जस्टिस रात को 1 बजे जगते हैं और कोशिश करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी से बात हो जाए, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी से बात हो जाए, एसएसपी से बात हो जाए, डीएम से। सब भूमिगत हो चुके हैं। एक आदमी भी, परिंदा भी, गिलहरी चूहा नहीं दिखाई पड़ रहा है प्रशासन का। नॉर्मली क्या होता है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, एसआईआर की कार्रवाई चल रही है, वहां तो मालूम पड़ता है कि पूरी छावनी बन जाती है, रिजर्व स्टेशन हो जाते हैं, कई गाड़ियों में पैरामिलिट्री पहुंच जाती है और वो रिजर्व की तरीके से पहुंच जाते हैं। लेकिन मैंने तो ये सुना कि पैरामिलिट्री के कुछ सीआरपीएफ के सिपाही कैरम खेल रहे थे, इफ्तारी का मजा उड़ा रहे थे। तो टीएमसी ने भी जो है, जो साम दाम दंड भेद है, वो काफी सीख लिया था। अब बात आते हैं कि फिर चीफ जस्टिस ने जो बेशर्मी के साथ इन लोगों के बेशर्म अफसर को कहा, चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ऐसी लॉ से बंगाल इज द मोस्ट पोलराइज्ड स्टेट इन द कंट्री। कि पश्चिम बंगाल देश का सबसे ज्यादा जहां पे ध्रुवीकरण हुआ है वो पश्चिम बंगाल है। 12 राज्यों में एसआईआर की कार्रवाई चल रही, किसी राज्य को कोई कष्ट नहीं है सिवाय पश्चिम बंगाल के। और क्यों ना हो, अगर ममता जा रही है गाड़ी में, किसी ने जय श्री राम कह दिया तो गाड़ी रोक करके गरियाने लगती है। नमाज पढ़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, नमाज की अदाकारी करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जय श्री राम कह दिया तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। आपको यह भी मालूम होगा कि पुलिस ऑफिसर पुलिस एक्ट में दिया है 24 घंटे ड्यूटी पर हैं, और जब चीफ जस्टिस रात को जग के आपको जगा रहा है, ऐसी शर्मनाक मैंने कोई चीज सुनी नहीं।
क्या ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो डाटा की पुलिस कमिश्नर को कि आपको पैसे बना किसने दिया, आईपीएस अफसर, ये बड़े हल्के में कहा। मेरी संस्तुति ये होगी कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन, हत्या भी हो सकती थी। अगर आप उन वीडियो क्लिप्स को देखें पुंडीर जी, आप ये देखेंगे कि जिस तरीके के लोग थे, आक्रामक, उग्र, हिंसा का तांडव उन्होंने फैलाया, गाड़ियों के ऊपर पथराव किया, गाड़ी के शीशे तोड़े, और इस तरीके से आपने जो हिंसा का तांडव दिखाया, और पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक नहीं, बराबर की सहयोगी थी। मैं आपको कानूनी प्राविधान बता रहा हूं कि अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत पूरा अख्तियार है, इनको करें डिसमिस। मैं कल एक चैनल पे था, हमने कहा भाई आपने तो कोई एक्शन लिया नहीं, उनका तबादला हो गया। तबादला आपने नहीं किया, तबादला अगर हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ने किया होगा, और इनका डिसमिसल हो जाना चाहिए था। चूक नंबर 3, ममता कह रही हैं कि हमको मालूम ही नहीं है। ये किस मर्ज की दवा है ये? पश्चिम बंगाल की इंटेलिजेंस देश की मानी हुई इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्योंकि आप देखिए सबसे पुरानी पुलिस फोर्स इंडिया की पश्चिम बंगाल की, अंग्रेज सबसे पहले वहीं आए थे। सबसे पहले वहीं पर वॉरेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव ने इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया था, और वो इतना पुख्ता है कि जैसे क्रिकेट की बॉल बाय बॉल कमेंट्री देते हैं, इंटेलिजेंस ममता को देती है। लेकिन ममता ने कहा कि अब जैसे यूपी में गेस्ट हाउस कांड जब हो रहा था मायावती का, जानते सब कुछ थे, लेकिन होमगार्ड भी वहां नहीं जाएगा, यह भी सुनिश्चित किया गया। यहां भी जानते सब कुछ थे मालदा में, लेकिन एक चौकीदार होमगार्ड सफाई करके भी नहीं जाएगा। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है? अब मैं ये कह रहा हूं, भारत सरकार, कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, आपके हाथ में यह है कि अब अगर आपने गवर्नमेंट डिसमिस नहीं किया, ये मैं कानूनी प्राविधान बता रहा हूं। हालांकि जिस दिन आप गवर्नमेंट आज की तारीख में डिसमिस करेंगे, तो ममता अगर नहीं जीत रही होंगी तो जीत जाएंगी विक्टिम कार्ड खेल के, और शायद वो कुछ ऐसा प्रदर्शित भी करना चाहती है कि इतनी बात कर दो। लेकिन डिसमिसल कोई बहुत जरूरी नहीं कि तुरंत हो जाए। डिसमिसल हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद भी हो सकता है। ये सब चीजें रख रहे हैं कि वक्त आने पर दिखाया जाएगा। अब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो, या तो सीबीआई या ईडी ये वो करे, एनआईए ने अगर किया है तो मेरा परामर्श होगा कि भारतीय न्याय संहिता के अतिरिक्त जरा यूएपीए के प्राविधान के अंतर्गत ममता से लेकर नीचे तक, चौकी इंचार्ज तक कार्रवाई होनी चाहिए। और मुकदमे में चूंकि ममता खुद बराबर की हिस्सेदार है, तो वो कहते हैं क्या सीएम के ऊपर भी मुकदमा हो सकता है क्या? हमका ये टीएमसी वालों, जरा जमीन पे आ जाओ, अभी बहुत हवाई घोड़े पे तुम दरियाई घोड़े पे उड़ रहे हो, अभी जरा नीचे आ जाओ। सीएम यहाँ जेल भी गए हैं, और सीएम की नौकरी भी गई है, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जेल गए, इसलिए किसी मुगालते में न रहो। और ये जो उन्होंने कृत्य कर दिया है, अगर इसकी मीमांसा करें एनआईए में, और सोनिया सिंह, मुझे प्रसन्नता है कि ऐसी कड़क अफसर गई है वहां पे जिसके ऊपर कोई प्रभाव ममता का, टीएमसी का नहीं हो पाएगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इस केस में लगे चार्जशीट मुलजिम चिन्हित हो जाए, जो राजनीतिक व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी इलेक्शन के बाद की जाए, और जो गुंडे मवाली हैं 100, 200, 300 जितने थे, उनको ठोक पीट करके कर दे बंद। और धीरेन्द्र जी वहां न रखे, पश्चिम बंगाल में नहीं, कुछ को कश्मीर ले जाएं, कुछ को लद्दाख ले जाएं, कुछ को राजस्थान ले जाएं, कुछ को आप असम ले जाएं, कुछ को आप दक्षिण के प्रांतों में ले जाएं। कोई भी वहां पे पश्चिम बंगाल की जेलों में न रहे, और कुछ नहीं तो सबको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में, नैनी से लेकर के आप बागपत जेल में कर दे। ये आटे दाल का भूल जाएंगे, ये जो मछली भात खा करके जो इनकी अकल में पानी पड़ चुका है, ये सब हो जाएंगे दुरुस्त। यहाँ पे जब मिलेगा ना बैगन का भरता बागपत का और मोटी रोटी, तो सारी इनकी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े जो गालीबाज थे, तो हमारे यहाँ एटा जिला, उनको एटा जेल में भेज दिया, और 3 दिन में जो कहते थे कि जो भुजाएं उठेंगी उन्हें तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद जो 3 दिन में यहां से बचा लीजिए, मैं जिंदगी में मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तितली के साइज के तो मच्छर हैं, और गिलहरी के साइज के चूहे आते हैं यहाँ सेल में, रात भर चूहे कूदते, मैं तो मारे डर के उकड़ू बैठा रहता हूं। तो अगर शासन प्रशासन अपने पे आ जाए, तो ये सब इनकी टीएमसी की गुंडागर्दी चलेगी नहीं। इनकी गुंडागर्दी छत चढ़ के बोल रही है। जैसे पिछली बार आप याद करें इलेक्शन में, इन्होंने 2021 में जिन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दोगे तो हम मार मार के भूसा भर देंगे, वहां की औरतों का रेप किया, मर्डर्स किए, तो वो अपने घर बार छोड़ के आसाम चले गए। फिर जो गवर्नर धनखड़ जी थे वो जाकर के उनसे मिले, लेकिन वापस नहीं ला पाए। तो ये जो अत्याचार का जो एक काला अध्याय है,
तो धीरेन जी सरकार को चाहिए, ईसी को चाहिए, और अब तो चीफ जस्टिस चूंकि खुद प्रिवी है कि ऐसी गुंडागर्दी मैंने भी नहीं देखी और देश ने नहीं देखी। एक हल्ला बोल हुआ था जब आप याद करें इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जब आईजी जोन सस्पेंड हुए थे, और इसी तरह लालू यादव ने भी कोशिश की थी। ये कुछ दूसरे किस्म के लोग नेता होते हैं जो अपना हल्ला बोल का ब्रांड चलाते हैं, लेकिन हल्ला बोल के चक्कर में खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो दो तो खत्म हो गए, वही शेख जी के दो लड़के बाहुनर पैदा हुए, एक खुफिया पुलिस में है, एक फांसी पा गए। ये एक इशारतन मैं बता रहा हूं, इनका भविष्य सबका मुझे बड़ा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब ईसी भी आ गई, अब आपका ये ईसी के साथ साथ एनआईए आ गई, एनआईए के साथ साथ आपके चीफ जस्टिस आ गए। लेकिन अगर मैं लीगली बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया, पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। और अगर चीफ जस्टिस कह रहा है तो भाई अगर आप डिसमिस करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट ही तो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बदलेगा कि आपसे ज्यादा पोलराइज कोई है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी टूट गई है, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो वहां भी जाकर के अपनी सिखा कहेंगे। और इनके जो नेता थे, अब देखिए, एक तो इन्होंने गिरफ्तारी की, बाद में 35 गिरफ्तारी बता जा रही थी और 19 मुकदमे लिखे गए। पहले तो कुछ भी नहीं किया, बाद में जब इनके हंटर पड़ा है पिछवाड़े, तब 19 मुकदमे और 35 गिरफ्तारी। और मुफक्कुरुल इस्लाम जो इनके नेता थे, और उसके बाद इनका यह कहना कि एक टीएमसी की मंत्री थी सबीना यास्मीन, इन दोनों की फोटो ममता के पास है। ये कहते हैं कि मुफक्कुरुल इस्लाम जो है वो हमारा नहीं है। अरे सरासर आपका है, बगल में खड़ा होकर के फोटो प्लेटफॉर्म शेयर करो, आपका हमारा नहीं है। इनका तो यही कहते हैं कि अब हमसे मतलब नहीं, तो ईसी सब करता है, वो ईसी करता है, ईसी नहीं करता है। सारा प्रशासन आपका है, और आपसे लेके चौकी इंचार्ज का सफाई कर्मी सब तनख्वाह ले रहे हैं। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो तनख्वाह नहीं ले रहा है। जिम्मेदारी आपकी है। ईसी की केवल एक जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी इसी के नहीं है। और इसके दो सुप्रीम कोर्ट के इसमें व्यवस्थाएं दी हुई हैं। टीएन शेषन बनाम भारत सरकार, और दूसरी थी एमएस गिल बनाम भारत सरकार। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि इसका ईसी के पास केवल यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और कहीं कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई ना हो, तो वो ईसी सुनिश्चित कर रहा है। ममता का ये कहना कि हमें कुछ पता ही नहीं है। पता सब कुछ है, और आपने पता रखने के बावजूद ये सुनिश्चित किया कि एक चौकीदार और होमगार्ड भी वहां ना जाए। गुंडों को आपने फ्री हैंड दिया। जी धीरेन्द्र, कुछ कह रहे थे? नहीं, आप चूंकि डीजीपी रहे हैं, तो ये एक बयान लोगों को बड़ा आश्चर्य कर रहा, मुझे भी बड़ा आश्चर्यचकित कर रहा है कि साहब वो तो अब सब चुनाव आयोग के पास हो जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर तो आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही दे देना चाहिए। फिर तो जब चुनाव होते हैं उस दौरान जो सीईओ हैं जो राज्य के, वही इंचार्ज हो जाते होंगे। ऐसा तो होता नहीं, आप जाती हैं, फाइलें साइन करती हैं, नबन्ना में बैठती हैं, ऐसा थोड़ी है। तो ये इस बात में कितना मुश्किल होता है कि क्या कोई सरकारी अधिकारी उनसे बात ही नहीं करता? क्या वो फाइल में साइन नहीं कर सकती? ऐसा होता है क्या सब चुनाव करती हैं, पूरी चीजें बातें होती हैं। ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मैंने 2 सुप्रीम कोर्ट के केस लो आपको बताया कि केवल लेवल, हाँ सरकार कोई डंडी मारेगी, कोई गफलत करेगी, कोई ऐसी वैसी लोकप्रिय मन भावनी कोई घोषणा करेगी तो ईसी स्टेप इन कर जाएगा। लेकिन ये कह दें कि आपके अब हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं देता, सारी इंटेलिजेंस आती है। हमने तो जिंदगी भर इलेक्शन कराए हैं, और इलेक्शन के दौरान भी सामान्य प्रशासन यथावत चलता रहता है। अगर हम मान भी लें कि अगर आपको थी तो गुंडाई करने की छूट आपको दे दी है कि अब चूंकि इलेक्शन की घोषणा हो गई है तो गुंडाई करने की, तो आपने पूरे सारे घोड़े खोल दिए गुंडाई वाले। आपके गुंडे मवाली हत्यारे और बवाल करने वाले वो गली गली घूम करके लोगों को धमका रहे हैं। आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन ये बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड चीज है धीरेन्द्र जी कि इसमें किसी तरह का कोई आपके पावर में घटत बढ़त नहीं है, और इसी का केवल ओवरऑल डिस्टेंस से लेवल प्लेइंग फील्ड देने का है। हाँ, अगर कोई अफसर गफलत करता है तो उसको डिसमिस करने से लेकर के ट्रांसफर करने का पूरा अख्तियार इलेक्शन कमीशन का रहता है, और उन्होंने इस केस में किया भी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मालदा के डीएम, एसपी को और डीजी और चीफ सेक्रेटरी को रहने का अपने पद पे कोई औचित्य नहीं है। ये होने चाहिए डिसमिस, और जो 50 साल से ऊपर हैं उनको जबरन रिटायर कर देना चाहिए। ये एक आपने तो देखा है, ये जो इलाका है ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। यहाँ हम लोगों ने देखा 2016 में वो एक पत्थर फेंकता हुआ वो बूढ़ा जो है, वो दाढ़ी वाला, वही बजाए जा रहा है, पत्थर फेंक रहा है, एक्सपर्ट है वो पत्थरबाजी का। दूसरे आपने देखा यहाँ
जो नाम कटे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कटे। कालियाचक में थाना जला दिया गया था 2018 में, बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद लगातार ये जो हब बनता जा रहा है। लेकिन क्या कोई राजनीतिक इतना ज्यादा, मतलब ये हो सकता है कि देश का अंतर ही खत्म हो जाए राजनीति में? आप ममता बनर्जी की राजनीति को इतने दिन से देख रहे हैं, मतलब आपने बहरहाल आपके सारे बैचमेट रहे हैं, सब चीजों से सबसे बात आपकी होती रही है, तो क्या मतलब ये किस तरह की राजनीति आपको लग रही है कि मुस्लिम अतिवाद, मुस्लिम जो तमाम जिस तरह से कट्टरवादिता, वो सब चीजों को से है, रामनवमी के जुलूस पे हमला, दूसरे लोगों के घरों में थान भेजना कि साहब इनके घर में मर्डर हो जाएंगे, रेप तो कभी नहीं सुने गए इस देश में जैसा 21 में इन्होंने किया कि इनके कार्यकर्ता घुस गए लोगों के घरों में, और ओपनली है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सुमोटो केसेस हैं वो। तो ये सब के बावजूद आप कैसा लगता है कि क्या ये मुस्लिम अतिवाद इस बात का इस्तेमाल करता है इस तरह की चीजों में? और टेररिज्म का एक दौर आपके समय में भी याद होगा कि वो जो जमात उसका इस्लामी का, हिज्ब का, वहां से लोग आते थे, हुजी के लोग बांग्लादेश से आते थे, वो तमाम यही रास्ते अख्तियार करा करते थे, फिर भी क्यों ऐसा कर रही हैं? तुष्टीकरण का सबसे नग्न स्वरूप अगर आपको दुनिया में कहीं देखना है तो आज आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। जय श्री राम को कह दे तो मुख्यमंत्री गाड़ी रुकवा कर आकर के 50 गाली उनको दे रही है। इसके अलावा अगर आप देख लें कि अगर ये हमारी अमानत है, ये हमारे जितना बांग्लादेशी है उनकी अमानत है, और जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तो कहती हैं कि अगर वहां तुम्हें दिक्कत है तुम यहां आ जाओ। तो जब वहां बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इनको धमकाया कि आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप अपना स्टेट संभालें और यहाँ के नागरिकों को दावतनामा न दें, ये हमारी अमानत है, और जो आपकी वाकई अमानत है उनको आप बिल्कुल पराये, जैसे ना सौतेले औलाद की तरह आप ट्रीट करती हैं। उनके रामनवमी के जुलूस में पथराव होता है, वो अगर चाहें तो दूसरी बिरादरी के खिलाफ आप मुकदमा लिखा के दिखा दीजिए। पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रियलिटी ये है, उनका सेकंड ग्रेड सिटीजन तो ऑलरेडी हो ही गया है, वहां पे बहुसंख्यकों का स्टेटस दर्जा दोयम का हो ही गया है। लोग यहां भी कह रहे हैं अगर पश्चिम बंगाल में 2 बार दीदी और आ जाएं, टीएमसी और आ जाए, तो पश्चिम बंगाल फिर कश्मीर हो जाएगा और वहां पे बहुसंख्यक हो जाएंगे, कश्मीरी पंडित वाला हाल होगा, उनको करना होगा पलायन, ये लोग कह रहे हैं। और मुझे साफ दिख रहा कि अगर 30% से आज 50% हो गए और वहां पर गुंडागर्दी के आलम की थाने जलाए जा रहे हैं, रेप हो रहे थे, और वही तो मैं कह रहा हूं, तुष्टीकरण का तो आलम ये है। ममता को ये नहीं शर्म आती है कि नमाज अगर तुम पढ़ सकती है, ये तुम्हारा लुकआउट है, तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुमको मुबारक हो, जो मन में पढ़ो, लेकिन राम नाम से तुम्हें इतनी चिढ़, और नमाज पढ़ने में तुम्हारे उसको जो तुमने एक ताबीज बना लिया है और उस पिक्चर को बना बना के गली गली मोहल्ले मोहल्ले तुम बंटवा रही हो, इसलिए कि तुम्हारी तुष्टीकरण का जो नग्न स्वरूप है वो सामने आ जाए और ये एनमास तुम्हें एक वोट मिल जाए और तुम गद्दी से चिपकी रहो। ये नहीं जानती है कि गद्दी तुम्हें बहुत मिलेगी तो 1 या 2 बार मिलेगी, उसके बाद जिनके बल पे तुम गद्दी पे पहुंचोगी वही तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। जी, तो लेकिन ये बात बंगाल से आने वाले हम लोगों को अगर ये इस तरह का स्टेप्स दिखता है सर, कि जैसे हमने देखा वो खड़ा होके इस तरह बोल रहा, कहाँ है डीएम, कहाँ है एसपी, वो इन तमाम चीजों को थोड़ा सा सेंटर में आपको करना होगा, आपका थोड़ा नीचे आ गया कैमरा जी, हाँ बस 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 थोड़ा सा अपना। तो ये जो ये तमाम चीजें आपको दिख रही, तो आप ये इनका रिश्ता किसी मुस्लिम उससे भी जोड़ते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये साजिश जो है हल्की फुल्की नहीं है, अगर एनआईए जांच में आई है तो वो बांग्लादेश से भी हो सकता है, और चूंकि जमात सारी जीती है अभी के चुनाव में, बॉर्डर टाउन में सब में जमात ने जीत हासिल की, जो बांग्लादेश की एक बहुत ही कट्टरपंथी संस्था है, जो जिसको हर समय इस्लाम 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 और गैर जो मुस्लिम है वो काफिर नजर आते हैं। तो ये जो इलाके हैं इनको क्या वो एक शरिया में इस तरह की आदत है, या ममता बनर्जी सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करने के अलावा, या वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ममता बनर्जी का, ये भी देखने की जरूरत है। आप आसाम में है, मैं चाहूंगा एक राउंड आप जरा भ्रमण करके आए, बड़ा पवित्र देश स्थान है हमारे लिए। वहां पर देखिए स्वामी विवेकानंद का बेलूर मठ भी है, कोलकाता में काली घाट भी है, और वहां पर जब दर्शन करने आप जाएंगे गंगा मैया का, गंगा सागर वगैरह का, तो आप जरा जाके वहां देखिएगा किस तरीके की दुर्दशा फैली हुई है। और तुष्टीकरण की सबसे नग्न स्वरूप देखना वो भी आपको पश्चिम बंगाल में दिखेगा। एफआईआर हो नहीं सकती है, दुनिया भर की गुंडागर्दी हो रही है। और आपने हुजी का नाम लिया था, ये हुजी के चरमपंथी कहां से आते थे? बांग्लादेश से आते थे, और रूट क्या था उनका? पश्चिम बंगाल के मार्ग से होते हुए आते थे। ये जितने भी चरमपंथी आपके बांग्लादेश से आते थे, इनका रूट वेस्ट बंगाल से होते हुए आता था।
वहां पर सेफ हाउस में लॉजिस्टिक सपोर्ट के बाद फिर आना है उत्तर प्रदेश, जहां आना है, जो वारदात करनी है। बैक और बेस कैंप उनका बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल रहता था। और इन तमाम चीजों के मद्देनजर वहां जो पुलिस पीट करके चली जाती, इसके पहले भी कितने मंदिर जला दिए गए, कितने हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुआ, और पुलिस का एक तरफा रवैया ये दिखाता था कि आप गंभीर नहीं हैं हिंदुओं की रक्षा करने में और मंदिरों की रक्षा करने में। ये जो आपको लगता है कि एनआईए इसमें पकड़ सकती है, क्या ये देखा जाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने भले ही ये कह दिया, लेकिन सूचनाओं का प्रवाह क्या वहां तक गया या नहीं, ये चेक किया जाएगा। क्योंकि अगर कमिश्नर देख रहे हैं, वो जो चीफ जस्टिस खुद कोलकाता हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट बेसिकली अभी भी है, तो उसके जो लोग हैं वो खुद फोन कर रहे हैं, चीफ जस्टिस फोन कर रहे हैं, तो डीजी और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो मुख्यमंत्री को कोई सिस्टम मौजूद होता है या नहीं उसको देखने के लिए, क्योंकि फोन बताया होगा कि नहीं ये देखा जा सकता है क्या, अगर उन्होंने बताया और मुख्यमंत्री काम नहीं करती है तो उस पर कोई एक्शन बनता है क्या नहीं। दूसरा, जिस तरह से मैंने देखा सीआईडी ने उसको उठा लिया, जबकि अगर वो देश से भागने की कोशिश करता या करता तो एनआईए उसको पकड़ेगी। उससे पहले ही आपने देखा सीआईडी, और वो सीआईडी के अंदर बड़े सम्मान से ये कहता हुआ जा रहा है कि आंदोलन तो बना रहेगा। ये सबका एक मतलब इस सारे कंट्राडिक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये पूरे सिस्टम को अगर इस तरह नचा रही हैं। और एक और बड़ी चीज जो मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, उसी सवाल में मुझे याद आया कि वो कह रही हैं कि जो अधिकारी थे साहब वो तो इन्होंने बाहर भेज दिए। क्या सिर्फ 5 या 10 या 20 या 50 अधिकारी पूरे सिस्टम की जान होते हैं, बाकी सब कूड़ा होते हैं क्या सर? धीरेन्द्र जी, इनके जो बहाने हैं वो इतने अपंग और अपाहिज और नपुंसक हैं कि उसकी तो चर्चा ही ना करें। ये जब बीजेपी का गुंडा आया है, अरे गुंडा आसमान से आया, देवी देवता आया है, तनख्वाह तो तुम दे रहे हो, क्यों नहीं उनकी टांग तोड़ दी तुमने? जैसे तुम और लोगों की टांग तोड़ते हो, इनकी टांग क्यों? अगर बीजेपी का गुंडा आया है तो उसको कोई अभयदान मिला है, कोई वो डिप्लोमेटिक हिज एक्सीलेंसी है कि आप उनको पकड़ नहीं रहे? बीजेपी का गुंडा आया है, ये सब क्या नॉनसेंस है। अब मैं आपको वर्क कल्चर बताता हूं। आपने इतने अनुभवी, आप जर्नलिस्ट हैं, अगर पुलिस में एसपी फोन करे 4 थानाध्यक्षों को और अगर 1 घंटी पे फोन न उठाए, हमारे जो जालिम एसएसपी थे कि अगर दूसरी घंटी बज गई इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और है। मैं वायरलेस पे अगर कॉल करूं, दूसरी बार पे अगर हेलो सीक्यू थाना बेलनगंज, थाना रकाबगंज, थाना कोतवाली, अगर जवाब नहीं दिया 30 सेकंड में, सस्पेंड हो जाएंगे। ये आपकी लग्जरी है ही नहीं। मर जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर जीवित है जवाब नहीं देंगे तो मरे से बदतर हो जाएंगे। ये वर्क कल्चर है। कॉर्पोरेट में आ जाइए, ईमेल भेजा, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब ईमेल आपके मान लिया जाएगा, इनबॉक्स में आ चुका है, उसका जवाब और कार्रवाई करके कंप्लायंस आपको देना है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट अगर बात करें और कोई अधिकारी ना मिले, इसका मतलब ग्रॉस डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, कायरता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता, तब भी आपका डिसमिसल होना चाहिए अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। तभी मैं कह रहा हूं, अब बंगाल कुर्बानी मांग रहा है, और कुर्बानी यही कि सबसे पहले डीएमएसपी मालदा को, और जिन जिन को फोन किया उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? हुस्न इत्तेफाक है, सारी फोन लाइंस आपने डेड कर दी, आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए इनका डिसमिसल होना चाहिए। अनुच्छेद 311 और 324 के अंतर्गत कर दें। अब सीआईडी पकड़े, आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन तो पहले भी तुम कर रहे थे, आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अहिंसात्मक, और जो उसकी रूपरेखा है धारा 144 अगर लगी है और उसके अनुरूप आपको आज्ञा अनुमति लेनी होगी, और नहीं लिया तो भी आप जेल चले जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें, जानबूझ करके फोन का न लेना, कैलकाटा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का, रजिस्ट्रार जनरल का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, बात बिल्कुल साफ है कि आपको कुछ करना नहीं है। वही है, जब तक कि हम गेस्ट हाउस कांड को भस्म नहीं कर देंगे, होमगार्ड नहीं जाएगा। और यहां पर जब तक कि हम उनको डरा धमका के अपना काम जबरदस्ती नहीं करा लेंगे, यहां पर कोई होमगार्ड नहीं जाएगा। आपने तो वैसे इसके पहले भी कौन से जो है आपने कीर्तिमान पहले भी बड़े स्थापित किए, लेकिन इसने आपने पुराने बेहूदगी के कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। सीबीआई को आपने घेराव किया, सीबीआई ने अपनी रक्षा के लिए कैलकाटा हाईकोर्ट गए, आपने ईडी को जाके घेराव किया, फाइल छीन के आप चली गई। तब तो किसने बताया था आपको? तब कौन आपको, जो आकाशवाणी हुई थी, आप चली गई और नीले रंग की फाइल छीन के आप चली गई। ये सब चीजें अनकन्विंसिंग है। एक मामूली से आईओ समझ जाएगा कि आपका कॉल डिटेल और क्या कॉल किया, और जाके बयान लेके मालूम पड़ जाएगा कि आपके नेक्सस कहां कहां से हैं। और इसीलिए मोटी बात अब आ जाती है ऑपरेटिव पार्ट। ये सीबीआई को भी जा सकती थी, लेकिन एनआईए को दिया इसीलिए है
क्योंकि राष्ट्र विरोधी तत्वों का इसमें पूरा पहल है और मुझे इनका भविष्य बड़ा अंधकारमय दिख रहा है। दो ही सूरतें बनती हैं, ये अगर हार गई तो कोई बात नहीं, तब भी जेल जाएंगी, और जीत गई तो भी जेल जाएंगी। इनका हर हाल में जिन्होंने दरअसल अब इस बार इन्होंने अपने लिए बहुत बड़ी समस्याओं को दावत दी, समस्या को नहीं समस्याओं को दावत दिया है। जब चीफ जस्टिस इनकी बेहूदगी और गुंडागर्दी के खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं, भुक्तभोगी हैं, तो आप यही मान लीजिए कि डिसमिसल हुआ तो कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो आप तो कहेंगे माय लॉर्ड आप तो खुद ही प्रत्यक्षदर्शी इनकी गुंडागर्दी के, इनका तो कोई केस ही नहीं, इनको जाना ही चाहिए। तो इन तमाम चीजों के कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन के बाद इनका ये, अब मेरी फीलिंग यही है, ये जीत गई तो भी जेल जाएंगे ये इनके लीडर्स, और हार गई तो भी जाएंगी। तो इनके लिए कोई बहुत ज्यादा अब विकल्प बचे नहीं है। जी धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया मतलब तरीके से, और मुझे लगता है इसी टोन पे ये बातचीत खत्म हुई है कि जीतेंगी तो भी जेल जाएंगी, हारेंगी तो भी जेल जाएंगी, क्योंकि वो उस पुलिस क्लास को टॉप कर चुके हैं, वहां रह चुके हैं और उस सारे केसेस को देख चुके हैं। तो इसीलिए उनकी बात एक धीरेन्द्र पुंडी की बात नहीं है, एक एक्स डीजीपी की बातचीत है, जिसने इस पूरे देश में आतंकवाद से लेकर सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस का, वो सबको देखा है। तो मुझे लगता है कि हम यही करते हैं। भाई साहब आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का तरफ से मैं आपको अभिवादन करता हूं और फिर तमाम उम्मीद करता हूं जल्दी हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद धीरेन्द्र जी, सुरक्षित रहिए आप, आपके प्लेटफॉर्म को, सभी को मेरा आशीर्वाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।